हेलो एवरीवन, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फिर से मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही है, क्योंकि इससे पहले जो हमारा पार्ट आया था ना, उसमें हमने कुछ एक तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कर लिया था, बट कुछ हमारे बाकी रहते हैं। जैसे फ्रॉम एल्कोहल्स वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने हेलोजन एसिड के साथ भी अल्कोहल को रिएक्ट कराया था, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ भी और SOCl2 के साथ भी। तो ये तीनों हम कंप्लीट कर चुके थे। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से हमने फ्री रेडिकल को भी कर लिया था। फ्री रेडिकल का जो मैकेनिज्म था ना, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन वाला। अब जो रहता है, एक तो रहता है फ्रॉम एल्कीन्स, जिसमें हमारे पास क्या करते हैं, हम इसमें एल्कीन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। अब अगर एल्कीन से हम बना रहे हैं एल्काइल हैलाइड, इसका मतलब हम एल्कीन में क्या ऐड कर रहे हैं, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ हैलाइड, मींस ये एक तरह की क्या हो जाएगी, एडिशन रिएक्शन। और एल्कीन्स में भी हमारे पास दो हम नए टर्म्स को सीखेंगे। एक तो होता है मार्कोनीज ऑफ रूल, है ना, और दूसरा होता है हमारा एंटी मार्कोनीज रूल, जिसको हम मार्कोनी एडिशन या एंटी मार्कोनी एडिशन भी बोलते हैं। एक तो हमें इस वीडियो में ये चीज करनी है। दूसरा थर्ड वाला हमारा पूरा रहता था हेलोजन एक्सचेंज वाला, इसमें फिंकलस्टीन या फिर क्या भी थी, स्वार्ट्स रिएक्शन भी थी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कहां से, फ्रॉम एल्कीन से। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं फ्रॉम एल्कीन से। अब हमें करना था 2 में हमारा जो था ना, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स का जो सब पार्ट था हमारा बी वाला, क्या था, फ्रॉम एल्कीन्स, है ना। इसको हमने क्या करना है, आज डिस्कस करना है। अब है क्या कि मेरे पास एक एल्कीन है और उस एल्कीन से हमें क्या बनाना है, एल्काइल हैलाइड। तो इसकी रिएक्शन हम कराते हैं, सपोज करो HX के साथ, और ये हमें क्या देता है, अल्काइल हैलाइड। तो एल्कीन की रिएक्शन जब भी हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, हेलोजन एसिड भी तो बोलूंगी ना। तो एल्कीन को जब मैं HX के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो मेरे को वहां से मिलेगा एल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, अब एल्कीन अगर एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, एल्कीन अगर एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स ये कैसे जा रही है, ये जा रही है बाय द एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन में जब हम एडिशन रिएक्शन कराएंगे, हम एडिशन कराएंगे HX का, तो उसके बाद हमें वहां पे क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कैसे। जैसे हम मान लेते हैं कि मेरे पास है कार्बन, इस पे मैंने लगाए 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा, ये हमारा क्या है, इथीन। क्या है, इथीन। तो इथीन की रिएक्शन जब मैंने HX के किसके साथ में कराई, HX के साथ में कराई, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराई, तो यहाँ पे जो हमें मिला वो क्या मिला। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलता है, सबसे पहले ना हमारे पास क्या है, यहाँ पे HX है। क्या है, HX। तो HX हमें पता है कि ये हेलोजन एसिड है, ये H पॉजिटिव देता है और ये X नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव देता है, X नेगेटिव। अब मेरे पास एक कटायन है और एक क्या है, अनायन है। ठीक है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड। तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड जो है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक कार्बन की तरफ क्या करना शुरू कर देंगे, शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो गई प्लस माइनस की, बट यहाँ पे नहीं हुई ना, तो उसके लिए डबल बॉन्ड क्या होंगे, एक कार्बन की तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक कार्बन की तरफ शिफ्ट करा देती हूँ, सपोज करो मैंने ऐसे करा दिया, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, तो जो इन्वायरमेंट है ना वो सेम है, कंडीशन सेम है, मतलब कि ये सिमेट्रिकल है, जैसा लेफ्ट में है ऐसा ही राइट में है। तो चाहे मैं इधर शिफ्ट करा दूं, चाहे मैं इधर शिफ्ट करा दूं, उस चीज से कोई फर्क यहाँ पे तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैंने इस वाले बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करा दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुई कार्बन। अब जिस तरफ पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ उस तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, तो आया नेगेटिव चार्ज। जिस तरफ से शिफ्ट हुआ उस तरफ डेफिशिएंसी आई, तो क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, HI है ही हमारे पास। अब
अपोजिट चार्जेस के पास भेज दो, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, इस कार्बन पे था पॉजिटिव तो इस पे कौन आ गया एक्स, और इस पे था नेगेटिव तो इस पे कौन आ गया, इस पे कौन आ गया एच। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है एक्स CH2X CH3, जो कि क्या है एक अल्काइल हैलाइड। तो एल्कीन में हमने एडिशन कराया HX का, और एडिशन करा के हमें क्या मिल जाता है अल्काइल हैलाइड। अब ये इतना सिंपल इसलिए लगा क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिकल एल्कीन है। बट सपोज करो कि अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है ना, अगर एल्कीन आ जाती है अनसिमेट्रिकल तो क्या होगा। तो अगर मेरे पास एल्कीन क्या आ जाती है अब अनसिमेट्रिकल, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा ही हमें एल्कीन सिमेट्रिकल ही मिले, एल्कीन तो अनसिमेट्रिकल भी मिल सकती है। तो अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ RCH डबल बॉन्ड CH2 का, और इसकी रिएक्शन में करा देती हूँ HX के साथ में, अब क्या होगा, अब क्या है कि फिर से यहाँ से H पॉजिटिव बनेगा और X नेगेटिव बनेगा, है ना। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है अब मैं इसको किस तरफ शिफ्ट कराऊं, क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर है RCH, डबल बॉन्ड के इधर है सिर्फ CH2, तो लेफ्ट और राइट की जो कंडीशन है ना वो बिल्कुल अलग है। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं डबल बॉन्ड को चाहे ऐसे करा दूं चाहे ऐसे करा दूं। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। अब अगर कुछ लोगों को स्टेबिलिटी नहीं पता कार्बोकटायन की, तो उसी के लिए हमारे पास है मार्कोनी ऑफ एडिशन या मार्कोनीस रूल, है ना। तो मार्कोनी रूल क्या बोलता है कि हमारे पास H+ है और हमारे पास है X-, मतलब ये है हमारा एक न्यूक्लियोफाइल। तो मार्कोनी रूल ये बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल उस वाले कार्बन के पास जाता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या बोलता है मार्कोनी रूल, मार्कोनी रूल ये बोलता है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है वो उस वाले कार्बन के ऊपर होता है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होते हैं, डबल बॉन्ड के अराउंड लीस्ट होते हैं। अगर मैं उस चीज को यहां से समझूं तो मेरे पास है RCH डबल बॉन्ड CH2। एक तो तरीका है कि जिसको पता है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है वो तो क्या करें कि इसको पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा के देख ले, है ना। अगर मैं पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करा देती हूँ तो यहाँ पे आता है RCH पॉजिटिव और CH2 नेगेटिव, है ना। अगर मैंने ऐसे कराया, अगर मैं ऐसे करा दूं तो RCH नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव। अब देखो ये वाला जो कार्बोकटायन है वो 2 डिग्री का है और ये वाला कार्बोकटायन है 1 डिग्री का। हमें पता है कि जो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी होती है 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 फिर 1। तो क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 से, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, है ना। और अगर ये बनेगा तो अब क्या करेंगे हम, पॉजिटिव पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव वाला X-, और CH2 पे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन। एक तो तरीका था ये कि अगर मेरे को कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ पता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमारे पास क्या है मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल ये बोलता है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है जो X नेगेटिव होता है वो उस वाले कार्बन के पास जाता है डबल बॉन्ड के अराउंड जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, कम होते हैं। अब देखो आप, ये है ना मेरे पास डबल बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड के इस साइड एक हाइड्रोजन है कार्बन पे, इस साइड है 2 हाइड्रोजन, तो मैं X को कहां पे लगाऊं, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, और कम तो इस वाले कार्बन पे है, 1 है तो हेलोजन आ जाएगा इधर, और इस वाले कार्बन पे कितने हैं 2, तो इस पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो तब भी क्या बना RCH CH3, और यहाँ पे भी क्या बना RCH CH3। तो क्या कोई फर्क आया प्रोडक्ट में, नहीं आया। यहाँ पे भी प्रोडक्ट वही बना, यहाँ पे भी वही बना, बस फर्क इतना है कि जो स्टेबिलिटी को जानते हैं कार्बोकटायन की वो ऐसे कर लेंगे, जो नहीं जानते सिंपल मार्कोनी रूल बोलता है कि आप X- वहां पे लगाओ जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होते हैं, किसके अराउंड, डबल बॉन्ड के। तो ये क्या था हमारा मार्कोनी एडिशन। कब होता है ये, जब हमारे पास एल्कीन जो होती है वो कौन सी होती है आपकी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। कौन सी एल्कीन होती है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। इसके बाद अगर
हम बात करते हैं कि सपोज करो ये कंडीशन आ जाती है, कंडीशन आ जाती है ये वाली कि अब मेरे पास ना एल्कीन तो यही है बट साथ में है HBr और पेरोक्साइड, साथ में क्या है HBr और पेरोक्साइड। अब अगर कहीं पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और वहां पे HBr है और साथ में पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड भी क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अगर मेरे पास HBr है और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो यहाँ पे जो रूल लगता है वो लगता है एंटी मार्कोनी रूल, और जिसी को हम क्या भी बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी, क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट भी। अब मार्कोनी से बिल्कुल अपोजिट है ये वाला रूल। इसमें क्या है, उसमें क्या था कि H पॉजिटिव Br नेगेटिव, ये तो बनेगा ही, है ना, ये तो हमें पता ही है। अब इसमें Br माइनस उस वाली पोजीशन पे जाएगा डबल बॉन्ड के अराउंड जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे कम, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, ज्यादा, ठीक है। तो ये Br माइनस वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, इस बार ज्यादा होंगे। बाकी ये वाला जो पूरा मैकेनिज्म है ना, ये फ्री रेडिकल के थ्रू ही होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि पेरोक्साइड जो होता है ना हमारा, अगर मैं सपोज करो ये लेती हूँ C6H5CO, है ना, अगर मैं ये लेती हूँ तो यहाँ पे ना देखो मेरे पास क्या है, पेरोक्सी लिंकेज है, मीन्स यहाँ पे ना रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, फ्री रेडिकल की। अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है। HBr भी हमारा किस में जाता है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में जाता है। तो अगर मैं इस वाले आपको उस चीज से समझाऊं ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, वो थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा और आपके लिए डिफिकल्ट भी हो जाएगा बोर्ड लेवल पे। बाकी अगर किसी को ये है कि हाँ उनको सीखना है ये फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से ही, तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, मैं उससे भी आपको डिटेल में करा दूंगी इसका मैकेनिज्म। बाकी इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल अगर आप जानना चाहते हो एंटी मार्कोनी, अगर आपके पास HBr है और साथ में पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनी रूल लगेगा, जिसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। उसमें आप सिंपली ऐसे ही करना, एक को पॉजिटिव में एक को नेगेटिव में ब्रेक डाउन कर लेना। पहले X माइनस उस पोजीशन पे जाता था जहां पे एल्कीन के आसपास क्या होता था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते थे। अब ये वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा, मीन्स इस वाले कार्बन पे। तो अब अगर मैं देखूं तो अब क्या हो जाएगा, CH, अब इधर आ जाएगा क्या, हाइड्रोजन, बट इधर क्या आ जाएगा हमारा हैलोजन, और वो स्पेसिफिक है यहाँ पे, क्या है वो, Br। तो क्या आ जाएगा, RCH2CH2Br, एल्काइल ब्रोमाइड। तो आई बात समझ में, क्या आ गया है, एल्काइल ब्रोमाइड। फिर से कह रही हूँ, वैसे होता है फ्री रेडिकल से, ठीक है, बट मार्कोनी के एक उस वाले सेंस में समझाने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि अगर मैकेनिज्म में नहीं जाना, क्योंकि 12th में मैकेनिज्म की जरूरत होती भी नहीं है, ठीक है, तो सिंपली हम इस पे ऐसे भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पे ये आता है कि मैंने HBr ही क्यों लिया स्पेसिफिक, HI, HCl, HF कहाँ गए, ये भी तो ले सकती थी ना मैं, तो मैंने HBr ही क्यों लिया। तो इसका रीजन समझो, देखो क्या है, इसका रीजन ये है कि अगर आप HF और HCl को देखते हो ना, तो HF और HCl की बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है ज्यादा, क्योंकि हमने इससे पहले वाले पार्ट में एक चीज पढ़ी थी, HI, HBr, HCl, HF, कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे कम है। मतलब ये वाला बॉन्ड ना सबसे पहले टूट जाता है, तो अगर ये सबसे पहले टूट जाता है तो इसके लिए एनर्जी हम कम देते हैं, है ना, इसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा देनी पड़ती है। अब एंटी मार्कोनी रूल में मैंने लिया है HBr, ठीक है, मैंने HCl और HF तो इसलिए नहीं लिए क्योंकि इनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा, तो इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है और उतनी हमारे पास अवेलेबल एनर्जी नहीं है कि हम HCl को और HF के बॉन्ड को तोड़ पाए, ठीक है, कि वहां पे ब्रेक डाउन हम इनको कर पाए, इसलिए नहीं हम इनको HCl को HF को लेते। इसकी एनर्जी इतनी है कि हाँ हम इसको ब्रेक डाउन करा सकते हैं, और HI हम इसलिए नहीं लेते
क्योंकि इसका ना बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है। वो इतनी कम है कि जब ये ब्रेक डाउन होता है ना और यहाँ पे रेडिकल की फॉर्मेशन होती है, तो जो आई रेडिकल है ना वो क्या करता है, वो अपने ही रेडिकल के साथ मिलके ना I2 बना लेता है और I2 बना के ना वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है। मींस HI जब यहाँ पे क्या होता है, फिजन होता है ना। तो फिजन जब यहाँ पे होता है ना, होमोलिटिक फिजन, तो HI जो है ना वो ब्रेक डाउन करता है कैसे, H रेडिकल में और I रेडिकल में। लेकिन ये I रेडिकल जो होता है ना, इसके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये वेट करे, ये एकदम से अपने जैसे I रेडिकल को देख के उसके साथ I2 की फॉर्मेशन कर लेता है, वो वेपर फेज में चला जाता है, वो उड़ जाता है। तो फिर हमें वहां पे कोई HI मिलता ही नहीं है ना। तो HI तो हमने इसलिए नहीं लिया और HCl HF इसलिए लिया क्योंकि इनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि मैंने H प्लस और I माइनस क्यों नहीं लिखा। मैं फिर कह रही हूँ क्योंकि ये वाला जो होता है ना एंटी मार्कोनी जो मैकेनिज्म होता है इसका, वो फ्री रेडिकल के थ्रू ही जाता है। वो तो बस मैंने आपको समझाने के लिए, ताकि आपको सिंपल लगे वो चीज, मार्कोनी से इसको रिलेट करके उसके अपोजिट क्या बताया है, एंटी मार्कोनी। होता कैसे है, ये फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म से ही जाता है ये वाला प्रोसेस। ठीक है, तो एल्कीन में हमने दो चीजें देखी, एक तो मार्कोनी और एक देखी एंटी मार्कोनी। मार्कोनी में हमारा जो हेलोजन है वो वहां पे जाएगा, एल्कीन के उस पास वाले कार्बन पे जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे कम। एंटी में उसके पास जाएगा वो हेलोजन, वो पर्टिकुलर क्या है, ब्रोमीन ही है ना। वो ब्रोमीन वहां पे जाएगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, और साथ में खराश इफेक्ट। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से जो हमारा सेकंड पार्ट था ना, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, वो भी यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब बचा है लास्ट बस थर्ड वाला, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, इसके बाद खत्म हो जाएगी, है ना। अब आता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें हम दो नेम रिएक्शन देखेंगे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर। एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्पेलिंग को देख लेना बस, और एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये स्पेलिंग को देख लेना, ये गलत भी हो सकती है। ठीक है, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन जो रिएक्शन होती है ना, ये पर्टिकुलरली जो होती है हमारी एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए होती है, RI के लिए होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन स्पेसिफिक है कि ये RF के लिए होती है। ठीक है, अब आप जितनी भी मतलब इस चैप्टर के अंदर देखोगे ना, मोस्टली हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ में, हमें आयोडीन और फ्लोरीन के ना बहुत कम मिलते हैं। कारण ये है कि इसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा, है ना, और आयोडीन के साथ बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है बहुत कम, तो वो तो बहुत ही जल्दी टूट जाता है और ये वाला बहुत देर में टूटता है। तो इसलिए हमें जो इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं ना, वो थोड़े कम मिलते हैं कंपैरेटिवली किसके, ब्रोमीन के और क्लोरीन के। ठीक है, तो अब अगर मैं फिंकलस्टीन रिएक्शन को समझाऊं, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है कि हमारे पास क्या होता है, RX होता है ना, और X यहाँ पे स्पेसिफिक है कि या तो वो क्लोरीन होएगा या वो होएगा ब्रोमीन। तो हमारे पास या तो RCl होएगा या होएगा RBr, मतलब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड। तो एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को जब हम सोडियम आयोडाइड के साथ NaI के साथ रिएक्ट कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, वहां पे हमें हेलोजन का एक्सचेंज मिलता है। हेलोजन का एक्सचेंज मिलता है तो हमें मिलता है RI प्लस NaX। फिर से या तो ये NaCl होगा या ये NaBr होगा, उसके अकॉर्डिंग कि जो हमने X यहाँ पे स्टार्टिंग में लिया था। अब ये कैसे बना, देखो, सोडियम आयोडाइड में आयोडीन ग्रुप नंबर 17 का मेंबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। सोडियम हमारा ग्रुप नंबर 1 का है, मेटल है, इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो Na पॉजिटिव I नेगेटिव। अब अगर मैं RX में देखती हूँ तो फिर से हमने देखा था ना एक नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो R के अंदर क्या है, कोई एल्काइल ग्रुप जिसमें कार्बन है, तो अगर मैं CX बॉन्ड को ब्रेक कराऊं ना, तो हेलोजन पे तो पक्का नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, पता ही है, क्योंकि हेलोजन तो होते ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे तो नेगेटिव आएगा, उस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव। फिर से वही काम करो, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ भेज दो, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ भेज दो, तो क्या बन गया, NaX बन गया और RI बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल फिंकलस्टीन रिएक्शन, जिसमें हमने हेलोजन को क्या करा दिया, एक्सचेंज करा दिया। ठीक है,
बस ध्यान ये रखना कि यहाँ पे हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे और सोडियम आयोडाइड तो यहीं पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्सचेंज करा के आयोडीन ही लेके आना है स्पेसिफिक फिंकलस्टीन रिएक्शन में। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है, नेक्स्ट भी है और ये लास्ट भी है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है? स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इसमें हमें बनाना है क्या, RI बनाया ना, इसमें हमें RF बनाना है, अल्काइल फ्लोराइड। ये नेसेसरी है कि हम RF ही बनाएंगे। तो अब अगर हम RX लेते हैं, फिर से X हमारे पास या तो क्लोरीन हो जाएगा या ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन हमें किसी भी ना मेटेलिक फ्लोराइड के साथ करानी है, मेटल और साथ में हो जाएगा फ्लोरीन, मेटेलिक फ्लोराइड। जैसे मैं ले लूं AgF, ठीक है, AgF ले लो या Hg2F2 ले लो या SbF3 ले लो, है ना। इस तरह के हमें कोई मेटेलिक फ्लोराइड्स को ले लेना है। तो मेटेलिक फ्लोराइड को जब हम लेंगे एल्काइल हैलाइड के साथ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, फिर से हेलोजन एक्सचेंज। बड़ा सिंपल, ये मेटल है, ये हेलोजन है, तो इस पे तो आएगा नेगेटिव, मेटल पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। RX का फिर से पता ही है, कार्बन और हेलोजन का है ना बॉन्ड, तो नेचर क्या होता है, ये नेगेटिव लेता है, ये लेता है पॉजिटिव। फिर से क्या करोगे, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ भेजो और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे RF प्लस का AgX, है ना। अब वो AgCl है या AgBr है, फिर से आप किस बात के ऊपर देखोगे कि आपने Cl लिया है, ये क्या लिया है, ब्रोमीन लिया है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसमें हमने एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराया मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। ठीक है, तो ये हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शन आ जाती है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो थी ना हेलोएल्केन्स की या एल्काइल हैलाइड्स की, वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, इतनी ही है। ठीक है, अब ये पढ़नी जरूरी इसलिए थी क्योंकि अगर हम देखेंगे ना बोर्ड के एग्जाम्स में भी, आप कोई कॉम्पिटिशन वाले लेवल का एग्जाम देते हो ना, उसमें भी हमारे पास कन्वर्जन आते हैं। लेकिन अगर हमें ये नॉलेज ही नहीं है ना बेसिक रिएक्शंस की या नेम रिएक्शंस की, तो फिर हम उन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो कन्वर्जन करने के लिए ना हमें पहले ये सब इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, इनकी रिएक्शंस को, नेम रिएक्शंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक, तो इस वाले पार्ट में ना हम इतना ही करते हैं, बाकी इसके बाद जो पार्ट आएगा उसकी इसमें हम आगे फर्दर फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। अभी प्रिपरेशन की हेलोएल्केन्स की, अभी हेलोएरिन्स की भी रहती है, उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे, इनकी केमिकल रिएक्शंस करेंगे, SN1 SN2, इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ पे पूरा डिटेल से करेंगे। जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, NCERT के जो जितने भी अनसोल्व इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, फिर एक वीडियो के अंदर हम उन सारों को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में हमने खत्म किया है क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। ठीक है, अगर ये वाली वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।